नमस्कार दोस्तों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर हम एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। और आज के जो इस चर्चा का हमारा विषय रहने वाला है, आज हम उदारवाद के बारे में बात करने वाले हैं। लिबरलिज्म उसको हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं। हालांकि जो उदारवाद के बारे में बात करना अपने आप में बहुत भारी भरकम जो शब्द है उदारवाद है, जिसके जो उदारवाद है अलग अलग चरणों से गुजरकर आज की जो शेप के अंदर पहुंचा है वह क्या है, अलग अलग स्तर से गुजर के यहाँ तक पहुंचा है। और उदारवादी है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है, व्यक्ति की समानता को महत्व देता है, व्यक्ति को एक रैशनल बीइंग मानता है, स्त्री और पुरुष के आधार पर विभेद का क्या है विरोध करता है। और उदारवादी है जो मानव को मानव होने का एहसास करवाता है, मानव की डिग्निटी का सम्मान करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के विरुद्ध खड़ा होता है। या जितने भी तरह के जो आज के समय के अंदर हम जिस स्वतंत्रता की बात करते हैं, अपने राइट्स की बात करते हैं, वे सारे के सारे जो बातें हमें उदारवाद के अंदर ही देखने को मिलती है। उदारवाद जैसे मैंने कह दिया कि उदारवाद अपने आप में एक भारी भरकम शब्द है और जिसके ऊपर क्या है बहुत विस्तार से बात हो सकती है। और वो ये जो प्रश्न है आपकी यूपीएससी के अंदर हर हर स्तर का जो कोई भी एग्जाम हो, हर स्तर के एग्जाम्स के अंदर इस प्रश्न यहाँ से जो प्रश्न है वो पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। और ऐसे भी आज के समय के अंदर भी जब हम ये कहते थे कि भारत के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो स्थिति चल रही है, यदि उन परिस्थितियों का हमने अवलोकन करना, यदि भारत के संबंध में ही हमने जानना है कि भारत के अंदर जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की जो गति हुई दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति के साथ आगे बढ़ रही है, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है। तो कोई भी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हुआ ये कहेगा कि इसके पीछे जो मुख्य कारण है वह उदारवाद है या नव उदारवाद की जो नीतियां हैं। हालांकि हमारे देश के अंदर जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारे देश ने क्या है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मॉडल हमारे देश ने चूज किया वो मिक्स्ड इकोनॉमी वाला था, जिसके अंदर क्या है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट पॉलिसीज के क्या दोनों के मिक्सअप जो गुण थे, अच्छी अच्छी जो बातें थी उनको रखा गया था। हालांकि उस समय हमारे देश के सामने भी ये मॉडल थे, जबकि पूरी दुनिया के अंदर उस समय कोल्ड वॉर था। और कोल्ड वॉर के दौरान क्या है पूरी दुनिया बाइपोलर सिस्टम के अंदर बटी हुई थी, एक तरफ सोवियत संघ था और दूसरी तरफ अमेरिका था। जो अमेरिका था वह पूंजीवादी विचारधारा की वकालत करता था और जो सोवियत संघ था वह समाजवादी विचारधारा की वकालत करता था। और समाजवाद का मतलब होता है जहां उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है, और समाजवाद का यह मतलब होता है कि समाज के अंदर क्या रिच और पुअर के बीच जो डिफरेंस है, जो गैप है, वह क्या कम से कम होना चाहिए। जबकि जो पूंजीवादी इसके बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, पूंजीवाद का मतलब था जहां पे उत्पादन के संसाधनों के ऊपर क्या है राज्य का नियंत्रण नहीं होता, बल्कि व्यक्ति विशेष का अपना उसका क्या है पर्सनल नियंत्रण होता है। ठीक है, परंतु भारत ने उसके बावजूद क्या भारत के अंदर क्या है पूंजीवाद की कुछ एक चीजें हमारे देश के जो नीति निर्माताएं थे उन्होंने रखी, और समाजवाद के भी बहुत सारे अच्छे गुण हमारे देश के अंदर क्या आज भी काम चल रहे। परंतु आज के समय के अंदर या खास करके 1991 के अंदर जब हमारे देश के अंदर एक नया मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल रहा, जिसको हम एलपीजी का मॉडल कहते हैं, उस समय हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी थे और हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो यूपीए गवर्नमेंट के अंदर 2 टर्म के जो प्राइम मिनिस्टर है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत अच्छी उनकी समझ है, हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर। और उस समय देश के अंदर हमारे इस तरह से स्थिति चल रही थी कि हमारा देश क्या है फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ आगे बढ़ रहा था, और इंटरनेशनल लेवल की जो स्थितियाँ थी वो भी इस तरह से था कि 1991 के अंदर सोवियत संघ का विघटन हो गया था। जिस सोवियत संघ के साथ हमने 1971 के अंदर क्या मैत्री संधि की थी, और बहुत बड़ी जो मदद है सोवियत संघ के द्वारा क्या है हमेशा ही भारत को मिलती रही। परंतु 1991 के अंदर क्या है जो सोवियत संघ की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो इतनी जर्जर हो चुकी थी कि सोवियत संघ अपने आप को भी जिंदा नहीं रख पाया, और उसे भी क्या है अमेरिका के साथ क्या है झुकना पड़ा, और अमेरिका के साथ उसे समझौता करना पड़ा। उस समय फ्रांसीसी फुकुयामा ने एक महत्वपूर्ण बुक लिखी जिसका नाम था दी एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, 1991 के अंदर। हालांकि हिंदी के अंदर जो इस शब्द का क्या बहुत गलत रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, दी एंड ऑफ हिस्ट्री, इसका मतलब था कि इतिहास का अंत। परंतु फ्रांसीसी फुकुयामा बार बार इस बात के ऊपर इम्फेसाइज कर रहे हैं कि 1991 के अंदर क्या है जो एक तरफ जो साम्यवादी विचारधारा थी उसका कहीं ना कहीं डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है, और जो एक उदारवाद की जो विचारधारा थी, जो स्वतंत्रता समानता वाली जो विचारधारा कही जाती है उसका कि पूरी दुनिया के अंदर क्या है सर्वस्व उसकी विजय प्राप्त हो चुकी है, ऐसा क्या है फ्रांसीसी फुकुयामा का मानना रहा। हालांकि 2014 के अंदर फ्रांसीसी फुकुयामा की फिर से
एक बुक आती है और उस बुक के अंदर फ्रांसीसी फुकुयामा ये कह रहे हैं कि जो जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर या साम्यवाद का या समाजवाद का जो प्रभाव पड़ रहा है, इससे जो मेरी पहले वाली बात है एंड ऑफ हिस्ट्री क्या है, उसको उसने स्वयं ही उसको नकारने का काम किया था। हालांकि एक समय के अंदर देश दुनिया के अंदर क्या है जो उदारवाद की बात नहीं थी। हालांकि जो उदारवाद की जो विचारधारा ये अपने आप में एक गतिशील विचारधारा और एक लचीली विचारधारा जो कि 18वीं शताब्दी के अंदर जो इसका प्रभाव है हमें देखने को मिलता है और लगातार 18वीं शताब्दी से लेकर आज तक जो इसका विकास है वो होता आ रहा है। शास्त्रीय उदारवाद का जो यदि परम की हम बात करें, जो सबसे पहले उदारवाद था वो क्या है, मध्यकालीन या सामंतवादी या राजतंत्रवादी या पोपशाही व्यवस्था के विरोध के अंदर आया। जब पूरी दुनिया के अंदर क्या था, सामंतशाही थी या राजतंत्रीय शासन था या पोपशाही व्यवस्था थी, उस समय क्या लोगों को किसी तरह के राइट्स नहीं मिलते थे, बल्कि सामंतशाही के अंदर सामंतों को ही राइट मिलते थे और बाकी जो उसकी ज़मीन के ऊपर क्या जो प्रोड्यूसर का काम करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, उन्हें किसी भी तरह के राइट्स नहीं मिलते थे। या राजतंत्र की बात हो, वहाँ पे एक एलिट ग्रुप को ही राजशाही करने का अधिकार था, गवर्निंग करने का अधिकार था, बाकी जनता को उस के हिसाब से किसी भी तरह के राइट्स नहीं थे। पोपशाही के अंदर की जो चर्च की जो सत्ता थी वो एक अथॉरिटेरियन की तरफ थी, अथॉरिटेरियन की तरह थी और जो जनता को बाकी तरह के कोई राइट्स नहीं थे। इसके साथ साथ क्या है कि जो उदारवाद का जो उदय है मध्य वर्ग की विचारधारा के रूप के अंदर हुआ था। और जो उदारवादी विचारधारा है, उदारवादी विचारधारा को क्या है, वणिकवाद या मार्केटलिज्म के विरोध के परिणाम स्वरूप आए और इसके क्या है अलग अलग कारण माने जाते हैं कि जो उदारवाद की विचारधारा 18वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के अंदर खास करके इसका विकास हुआ किन कारणों की वजह से। एक तो उस समय 18वीं शताब्दी के अंदर क्या इंग्लैंड का पुनर्जागरण आंदोलन था, जिसको हम रेनेसा मूवमेंट कहते हैं। मतलब फिर से क्या है इतिहास को लिखने की बात की जाती है। रैशनल जो मनुष्य को रैशनल बीइंग माना जा रहा था, मनुष्य को एक तार्किक प्राणी माना जा रहा था। या उस समय क्या धर्म सुधार आंदोलन हुए थे। धर्म सुधार आंदोलन का मतलब है कि उस समय धर्मों के अंदर जिस तरह से जो कुरीतियां चल रही थी उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए और धर्म की जो व्याख्या है उसका जो एक्सप्लेनेशन है या उसका क्या है आम लोगों तक क्या उसकी जो सही समझ ले जाए और धर्म के अंदर जो भी बुराइयां हैं उसको क्या समाप्त करने की बात चली, उसको धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। वहां से भी उदारवाद को एक प्रभावी बल मिला। वाणिज्यिक जो क्रांति हुई, वाणिज्यिक क्रांति जिस तरह से जो व्यापार के अंदर जो क्रांति हुई या औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर हुआ, जिस तरह से क्या है उद्योग के अंदर नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, इंजन का रेल इंजन का आविष्कार हुआ या बाकी तरह की जो टेक्निकल्स जो टर्म्स है या टेक्निकल जो चीज़ें उसका विकास हुआ, वहाँ से भी क्या है जो उदारवाद को क्या है कहीं ना कहीं क्या पनपने का जरूर मौका मिला। या संचार के साधनों का विकास है, जो टेलीफोन की बात हो, यातायात के संसाधनों की बात हो, इससे भी जो उदारवाद है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा। या यूरोपीय समाज में मध्य वर्ग का उदय हुआ, जब यूरोप के समाज के अंदर एक तरफ पोपशाही होता था, राजशाही होता था, दूसरी तरफ बाकी तरह की जो जनता रहती थी, परंतु उन्हीं जनता में से ही एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिस मध्यम वर्ग ने क्या है गुलामी के खिलाफ या अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई, जिसको क्या है उदारवाद का नाम दिया जाता है। यदि उदारवाद की परिभाषा की हम बात करें, डेफिनेशन की बात करें, यदि हैकर के अनुसार हम बात करें तो उदारवाद राजनीति के शब्दकोश में प्रचलित एक शब्दावली है, परंतु एक साहसी व्यक्ति ही इसकी स्पष्ट व सुनिश्चित परिभाषा करने का प्रयास करेगा, ऐसा हैकर का मानना रहा है। उदारवाद क्या है? उदारवाद व्यक्ति व राज्य के मध्य एक दृष्टिकोण का एक संबंध है कि राज्य और व्यक्ति के बीच जो संबंध हुए किस तरह से होना है, कि राज्य की जो सत्ता है व्यक्ति के ऊपर कितनी प्रभावी होंगी या व्यक्ति के राइट्स को क्या है इम्फेसाइज किया जाएगा, उसकी राइट्स को क्या है ज़्यादा बल दिया जाएगा। लास्की कह रहे हैं, लास्की क्या बोल रहे कि उदारवाद सिद्धांतों का एक समुच्चय नहीं अपितु मन की एक आदत है। ये कोई एक सिद्धांतों का समुच्चय नहीं बल्कि एक अपने आप में मन की एक आदत है। रिचर्ड बेहम क्या बोल रहे उदारवाद के बारे में कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास ही उदार है। यदि हम व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर हम विश्वास रखते हैं तो वे ही अपने आप में क्या है उदारवाद है। और जिस हिसाब से हमने पहले कहा था कि उदारवाद अपने आप में एक भारी भरकम टर्म है, इसलिए उदारवाद की एक सही या ऐसी परिभाषा जिस परिभाषा पे सभी विद्वानों के बीच एकमत रहा हो, ये परिभाषा देना अपने आप में क्या बहुत मुश्किल है। यदि उदारवाद के हम कुछ एक फीचर्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो इसके अंदर जो बारबरा गुडविन ने क्या है उदारवाद की कुछ एक जो परिभाषा विशेषता है उसको क्या है आइडेंटिफाई या चिन्हित करने का काम किया है। वह कह रहा है कि उदारवाद के अंदर क्या है व्यक्ति स्वतंत्र होता है, तार्किक होता है और व्यक्ति स्वायत्त होता है।
ठीक है, जहाँ पे व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होता, व्यक्ति स्वतंत्र होता है, वह तार्किक होता है, व्यक्ति अपना अच्छा और भला जानता है, राज्य के द्वारा उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं किया जाता। सेकंड क्या कह रहा है बारबरा गुडविन, वह बोला कि सरकार व्यक्तियों को सहमति और समझौते पर आधारित होती है। जिस जो उदारवादी राज्य है, उदारवादी राज्य के अंदर जो सरकार है वह व्यक्तियों की सहमति के आधार पे क्या है या समझौते के आधार पे बनी होती है। जो राज्य का शासन होता है, नेक्स्ट बात हुई, संवैधानिक विधि के द्वारा चलाया जाता है, ना कि जो शासक वर्ग है, राज करने वाला वर्ग है, वो अपनी मर्जी से क्या है शासन नहीं चलाता, सत्ता नहीं चलाता, बल्कि जो वह शासन चला रहा है, वह सरकार चला रहा है कि संवैधानिक शासन के अनुसार चलाए जाएंगे, संविधान के अनुसार चलाया जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बरबरा गुडविन जी कि चयन की स्वतंत्रता होती है। उदारवाद के अंदर क्या चयन की स्वतंत्रता होती है, मेरी अपनी मर्जी के हिसाब से हम कोई भी चयन कर सकते हैं, जिसमें सरकार का चयन भी सम्मिलित होता है। और उदारवाद के अंदर क्या होता है कि पीरियोडिकल इलेक्शंस होते हैं, एक निश्चित समय के बाद चुनाव होते हैं, और चुनाव के अंदर क्या है जो जनता है अपनी मर्जी के हिसाब से सरकार का चयन करती है। और उदारवाद के अंदर अगला जो बारबरा जी गुडविन कह रहे हैं वो बोले कि इसके अंदर अवसर की समानता दी जाती है और सामाजिक न्याय एवं सहिष्णुता इसके अंदर शामिल होती है। समाज में किसी भी तरह का हम भेदभाव नहीं कर सकते, जिस समाज के अंदर किसी भी तरह का सामाजिक भेदभाव ना हो उसको भी हम क्या है उदारवाद के अंदर उसको शामिल कर सकते हैं। यदि शास्त्रीय उदारवाद की हम बात करें, क्लासिकल लिबरलिज्म की हम बात करें, तो क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर क्या जो इसका विकास है मूलतः ये यूरोप व इंग्लैंड के अंदर, यूरोप व इंग्लैंड के अंदर हुआ था, ठीक है। और शास्त्रीय उदारवाद का जो जनक है वो हॉब्स के विचारों के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। परंतु यहाँ पे हमने एक बात ध्यान रखनी है कि हॉब्स को क्या है हम उदारवाद का पिता नहीं मानते। हालांकि हॉब्स क्या पहला समझौतावादी विचारक रहा जिसने ये बात कही कि जो राज्य का जन्म है कोई देवीय शक्ति की वजह से नहीं हुआ, बल्कि राज्य अपने आप एक समझौते का परिणाम है। परंतु राज्य हॉब्स ने जिस राज्य का जन्म उसने किया कि जिस हिसाब से जो राजा होगा एक ऑथोरिटेरियन स्टेट होगा, मतलब एक सर्वसत्तावादी राज्य होगा जहाँ पे राजा को क्या बहुत सारे अधिकार होंगे बल्कि जनता को कोई अधिकार नहीं होंगे। इसलिए हम क्या है, हालांकि उसके बातों के अंदर हम हॉब्स के बातों के अंदर क्या हमें उदारवाद देखने को जरूर मिलता है। जब हॉब्स ये कहता है कि व्यक्ति क्या है एक विवेकशील व्यक्ति है, ठीक है, और व्यक्ति क्या तार्किक प्राणी है, ठीक है। इसलिए क्या है जो व्यक्ति अपने हितों के लिए क्या है उसके हितों की रक्षा करने के लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं। जब हॉब्स ये बात कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि हॉब्स के विचारों के अंदर हमें कहीं ना कहीं क्या है उदारवाद के देखने को जरूर मिलता है। हालांकि उदारवाद का जो पिता के रूप में हम जानते हैं जॉन लॉक को जानते हैं, और जॉन लॉक ने क्या है पहली बार नेचुरल राइट्स की बात की थी, जिस नेचुरल राइट्स के अंदर उसने ये बात की कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जो व्यक्ति के वो नेचुरल राइट्स है, और लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी ऐसे राइट्स है जो व्यक्ति ना तो इन अधिकारों को देता है और ना ही इन अधिकारों का वायलेशन कर सकता है, बल्कि राज्य ने सिर्फ ये काम करना है कि इन अधिकारों की क्या है जो नेचुरल राइट्स है व्यक्ति उसको क्या प्रोटेक्ट करने का काम करना है, या उसको क्या है उसमें क्या है उसको संभाल के रखना है। यदि सामाजिक रूप से जो उदारवाद है ये धर्मनिरपेक्षता की वकालत करता है कि एक राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हो सकता, बल्कि एक राज्य के अंदर जिस भी तरह के नागरिक रहते हुए जिस भी धर्म के अंदर अपनी आस्था रखते हैं उन्हें अपने मर्जी के अनुसार क्या किसी भी धर्म को क्या मानने, किसी भी धर्म की पूजा अर्चना करने का क्या है अधिकार रहता है। यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है जिसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर के नाम से हम जानते हैं, उसके आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक क्या है हमें क्या है धर्म की स्वतंत्रता, रिलीजियस टू फ्रीडम टू रिलीजियस हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इसके अंदर प्रथाओं, परंपराओं व पुरानी जो संस्थाएं उनको क्या नकारा जाता है। जो पुरानी तरह की जो प्रथाएं रही है जो सामाजिक गरिमा को क्या है ठेस पहुंचाती है, या जो ऐसी प्रथाएं जो कि क्या है समानता के विरुद्ध है, या पुरानी कोई ऐसी संस्थाएं जो कि समानता के विरुद्ध है या स्वतंत्रता के विरुद्ध है, उन संस्थाओं का क्या है इसके अंदर क्या है नकारने का काम किया जाता है, उसका परित्याग शामिल रहता है। इसके अंदर क्या है जो व्यक्ति को वह तर्क और विवेक के अनुसार क्या है सामाजिक व्यवस्था की या सामाजिक व्यवस्था या धार्मिक व्यवस्था का क्या हुआ अपने हिसाब से चयन कर सकता है। उदारवाद के अंदर ये सारी बातें क्या रहे शामिल रहती है। आर्थिक रूप से जो उदारवाद की बात है, आर्थिक रूप से जो उदारवाद है ये मानव को उत्पादन, विनिमय और तथा वितरण करने की और कोई व्यवसाय या व्यापार करने की, अपनी संपत्ति रखने व अपनी संपत्ति बेचने की स्वतंत्रता देता है। अर्थात ये जो राज्य को क्या है आर्थिक क्षेत्र के अंदर क्या न्यूनतम कार्य सौंपने की बात करता है। उदारवाद क्या है, उदारवाद राज्य को ये बोलता है कि राज्य ने सिर्फ पुलिस कार्य करना है, राज्य ने अपने
राज्य के अंदर क्या है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है, उसने क्या है यदि राज्य के ऊपर दूसरा राज्य कोई आक्रमण कर रहा तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या राज्य ने अपने राज्य के अंदर जो नागरिक रहते हैं उनके हितों को प्रोटेक्ट करना है या अपनी बाउंड्रीज को सिक्योर करना है, जबकि राज्य ने आर्थिक क्षेत्र में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना है। आर्थिक क्षेत्र के अंदर जो व्यक्ति को क्या है हमें पूरी तौर से क्या है आज़ाद या खुला छोड़ देना चाहिए। इसलिए उदारवाद कहता है कि व्यक्तियों को आर्थिक क्षेत्र के अंदर क्या है न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। और राजनीतिक रूप से जो उदारवाद की बात हो, राजनीतिक रूप से जो उदारवाद है वो शक्तियों के पृथक्करण की क्या है बात करता है। शक्तियों का पृथक्करण का बात है कि हमारे खास करके जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो पावर्स है ये किसी भी एक व्यक्ति या एक संस्था के अंदर निहित नहीं हो सकती। जो जुडिशरी का काम है जुडिशरी अपना काम करेंगी, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेंगी और लेजिस्लेचर अपना काम करेंगी। और ये जो तीनों जो संस्थाएं हैं एक दूसरे के कामों के अंदर क्या है किसी भी तरह का इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके साथ साथ क्या बैलेंस ऑफ पावर की बात करता है, ठीक है, कि क्या होना चाहिए तीन संस्थाओं के बीच क्या होना चाहिए बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। एक दूसरे के कामों के अंदर ये हस्तक्षेप तो नहीं कर सकते परंतु एक दूसरे के बिना ये चल भी नहीं सकते, इसलिए इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस की भी व्यवस्था की गई। जैसे सेपरेशन ऑफ द पावर्स की बात मोंटेस्क्यू ने पहली बार की और मोंटेस्क्यू के ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो इसके अंदर बना है। इसके साथ साथ क्या है राजनीतिक पक्ष से क्या है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करता है कि निष्पक्ष चुनाव हो, चुनाव आयोग अपने आप में एक स्वायत्त संस्था हो, एक ऑटोनॉमी बॉडी हो जिसके ऊपर सरकार का किसी तरह का दबाव ना हो। और जब भी किसी भी देश के अंदर किसी भी स्तर का या चुनाव हो, पीरियोडिकल इलेक्शन हो, नियमितकालीन चुनाव हो या बाई इलेक्शन हो या मिड टर्म इलेक्शन हो, जो चुनाव आयोग की जो भूमिका वो क्या निष्पक्ष हो, चुनाव आयोग किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना करे। इसके साथ साथ जो राजनीतिक उदारवाद है उत्तरदायी शासन की बात करता है कि जो सरकार लोगों के द्वारा चुनी गई है निश्चित समय के बाद हुए जो सरकार है लोगों के प्रति क्या होनी चाहिए उत्तरदायी होनी चाहिए, उसका क्या लोगों के प्रति क्या जवाबदेही होनी चाहिए। और जो राजनीतिक रूप से उदारवाद की बात है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की बात करता है या इंग्लिश के अंदर बोलते हैं हम इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात होती है कि जब एक निश्चित आयु के बाद निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद जब व्यक्तियों को क्या है बिना किसी भेदभाव के क्या वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो। राजनीतिक रूप से उदारवाद की जो बात है ये प्रेस तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की क्या वकालत करता है, ठीक है। और जो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज ग्रुप है उनके अधिकारों की भी क्या है ये सुरक्षा का क्या है हिमायती है कि किसी भी देश के अंदर जो माइनॉरिटीज के अंदर जो लोग रहते हैं अल्पसंख्यक है उनकी रक्षा के लिए सरकार को क्या है एफर्मेटिव एक्शंस करने चाहिए। यदि उदारवाद के अंदर हम राज्य की प्रकृति की बात करें तो उदारवाद के अंदर जैसे जो लॉक नहीं हुए संसदीय सरकार का क्या है समर्थन करते हुए कहा कि संसद के द्वारा ही कारारोपण का निर्धारण किया जाना चाहिए। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब होता है जहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द जो स्टेट है दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं और खास करके जो कारारोपण जो टैक्स का जो निर्धारण का काम हुआ है सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसा जॉन लॉक का मानना है। जॉन लॉक को जिनको हम फादर ऑफ लिबरलिज्म के नाम से भी जानते हैं या उदारवाद के पिता के नाम से भी जानते हैं। जॉन लॉक ने भी लेजी फेयर की नीति का समर्थन किया और राज्य के हस्तक्षेप राज्य का उसने भी जॉन लॉक के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया। जॉन लॉक ये कह रहा है कि एक उदारवादी राज्य के अंदर क्या जो पितृ सत्ता का क्या होगा अभाव होगा। जो पितृ सत्ता आज के समय के अंदर भी हमें देखने को मिल रही, मैंने पहले कहा था ये जो शब्द है बहुत भारी भरकम शब्द है। इसके ऊपर बहुत सारे जो विद्वानों ने अनेकों अनेकों जो पुस्तकें इसके ऊपर लिखी जा चुकी है, बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर हो चुकी है, बहुत सारे आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारी मैगजीन्स इसके ऊपर देखने को मिलती है। आज के समय के अंदर कोई भी चीज़ हमने देखनी है, कोई भी चीज़ उसको समझनी है तो कोई भी जो चीज़ को कोई भी पॉलिसी फ्रेमवर्क हो रही है आज के समय के अंदर तो हम उसको आइसोलेशन के अंदर नहीं समझ सकते, उसको क्या हमने लिबरलिज्म के साथ क्या है उसको जोड़ के जरूर देखना है। इसके साथ साथ जो जॉन लॉक बोल रहे कि समझौते की स्वतंत्रता होती है, उदारवाद के अंदर क्या है समझौते की स्वतंत्रता होती है। हम अपने हिसाब से समझौता कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और जब हमारी मर्जी अपने मर्जी से हम क्या कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकते हैं। लोक ने इसके साथ साथ क्या है स्वतंत्रता को महत्व देते हुए ये कहा था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। ये बात महत्वपूर्ण है, राज्य क्या है एक आवश्यक बुराई है। जो ये बात है बाद में कार्ल मार्क्स भी कहता था कि कार्ल मार्क्स के कहने का तरीका अलग तरह से था। जॉन लॉक ये कह रहा है यदि राज्य
वेलफेयर पॉलिसीज करेगा तो वह राज्य क्या एक आवश्यक बुराई है। राज्य ने सिर्फ उतना ही काम करना कि अपने राज्य के अंदर क्या उसने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है और बाहरी शत्रुओं से क्या अपने नागरिकों की क्या करनी है उसने रक्षा करनी है। बाकी इकोनॉमिक फील्ड के अंदर क्या जो व्यक्ति को क्या पूरी तरह से उसको आज़ाद कर देना चाहिए। जो व्यक्ति राज्य के द्वारा क्या है इकोनॉमिक क्षेत्र के हिसाब से व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। और जो जॉन लॉ के द्वारा क्या नकारात्मक राज्य या पुलिस राज्य का समर्थन किया गया है और राज्य का क्या प्रहरी रात्रि प्रहरी नाइट वॉचमैन की बात की गई जिसको कि नाइट वॉचमैन का जो संकल्पना या कॉन्सेप्ट उसको क्या है रॉबर्ट नोजिक ने बात के अंदर क्या उसको लोकप्रिय बनाया। रॉबर्ट नोजिक के ऊपर भी क्या मेरी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक सेपरेट से वीडियो है। इसके साथ साथ क्या उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के जो संकल्पना अधिकारों के क्या है संकल्पना दी और संवैधानिक शासन का क्या उसने समर्थन किया। शास्त्रीय उदारवादी क्या है जो व्यक्ति और राज्य के संबंधों में क्या है व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं। जो व्यक्ति और राज्य के संबंध है उसके अंदर क्या हुआ राज्य को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसके अनुसार समाज व राज्य अपने आप में एक कृत्रिम संस्था है ना कि एक दैवीय संस्था है जिसका निर्माण क्या है व्यक्तियों ने अपने इंटरेस्ट के लिए अपने हितों के लिए किया है। ठीक है जैसे बेंथम को क्या है वो उपयुक्तवाद का जनक कहता है। ठीक है द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर जिसके अंदर क्या है बेंथम ये कह रहे हैं कि राज्य का ये काम है कि अधिकतम व्यक्ति को अधिकतम सुख उसने देखना है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली जो प्रॉफिट है जो कहावत है बेंथम के राज्य के अंदर सही बैठती है। बेंथम क्या कह रहा है कि जो समाज है वो व्यक्तियों का क्या है योग मात्र है अतः व्यक्तियों से पृथक समाज का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। यदि ऐसा समाज हो जहाँ पे व्यक्ति नहीं हो तो समाज किस बात का है। इसलिए क्या है शास्त्रीय उदारवाद को क्या है अणुवादी प्रतीत होता है। ठीक है शास्त्रीय उदारवादियों का जो समाज है वो हमें क्या होता है अणुवादी समाज प्रतीत होता है। यदि हम नॉन इंटरफेयर की बात करें क्या हस्तक्षेपवाद की बात करें तो शास्त्रीय उदारवादियों ने क्या है राज्यों और आर्थिक गतिविधियों के मध्य क्या उन्होंने अलगाव की बात की थी कि राज्य के कार्य और आर्थिक गतिविधियां क्या है वो दोनों अलग अलग है और उसके बीच क्या है कोई अलग अलग तरह से उनके काम राज्य ने आर्थिक क्षेत्र के अंदर किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करना। इसके जो उदारवादियों के अनुसार क्या है जो राज्य का हस्तक्षेप है आर्थिक गतिविधियों में नहीं होना चाहिए और आर्थिक गतिविधियों का जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाएगा वो मार्केट के द्वारा किया जाएगा वो बाजार के द्वारा क्या है आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाएगा। जिसके अंदर महत्वपूर्ण नाम आता है एडम स्मिथ का नाम आता है जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। जो एडम स्मिथ की एक महत्वपूर्ण बुक थी दी वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 के अंदर पब्लिश होती है उनकी एक महत्वपूर्ण बुक थी। एडम स्मिथ ये कह रहा कि जो एडम स्मिथ कह रहा कि आदर्शी हाथ की संख्या दे रहा हुआ आदर्शी हाथ की संख्या दे रहा है और उनके अनुसार क्या था कि जो सभी व्यक्तियों को क्या है खुला छोड़ देने से समूचे समाज का क्या हो जाएगा भला हो जाएगा। आर्थिक रूप से हमें व्यक्ति को क्या खुला छोड़ देना चाहिए राज्य ने उनके ऊपर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं रखना है। जो एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिस्ट हुए जिनका नाम था थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने भी किया है एक महत्वपूर्ण रचना लिखी जो 1798 के अंदर पब्लिश होती है और उस रचना का नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है ये उनकी महत्वपूर्ण रचना रही। यदि शास्त्रीय उदारवाद तथा उपयोगितावाद की हम बात करें तो शास्त्रीय उदारवाद तथा उपयोगितावाद के अंदर जो एक महत्वपूर्ण जो बेंथम ने क्या कहा था कि बेंथम ने उदारवाद को क्या है उपयुक्तवाद के माध्यम से भी उसको आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे बेंथम की हमने बात की कि बेंथम क्या है उन्होंने एक सुखवाद का उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि राज्य ने सिर्फ वही काम करने जिससे कि व्यक्तियों को अधिक से अधिक क्या है सुख मिले और बेंथम ने क्या उदारवाद को क्या है अपनी उपयुक्तवाद के सिद्धांत के साथ उसको आगे बढ़ाने का काम किया। बेंथम क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो मूल उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा सुख अर्जित करना है। इसलिए वही शासन व राज्य और सरकार क्या है बेहतर है जिसमें क्या है अधिक से अधिक लोगों का क्या है अधिक से अधिक क्या सुख निहित हो। ठीक है और वे ये कह रहा कि बेंथम ने क्या है उदारवाद की जिस हिसाब से नए आधार पर उसकी व्याख्या करने का काम किया नए आधारों की आधारशिला रखी। इसमें इसलिए जो सेवाइनी ये कह रहे हैं कि बेंथम को उन्होंने क्या है अमूल दार्शनिक कहा है कि जिस हिसाब से जो बेंथम ने उदारवाद को उपयुक्तवाद के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है इसलिए बेंथम ने उनको क्या है अमूल दार्शनिक कहा है क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की मान्यताओं का क्या खंडन किया था करते हुए भी उन्होंने व्यक्तिवाद के जो विचार उसको आगे बढ़ाने का काम किया।
ये हमने पहले भी पढ़ा कि जो बेंथम एक ऐसा विचारक था जिसने जॉन लॉ के जो नेचुरल राइट्स है उसको नकारने की बात की थी, परंतु फिर भी उन्होंने क्या है जो व्यक्तिवाद था या व्यक्ति को एक तार्किक प्राणी की जो बात थी, एक रैशनल बीइंग बनाने की बात थी, इस बात को क्या उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। यदि शास्त्रीय उदारवाद तथा लोकतंत्र की हम बात करें तो शास्त्रीय उदारवाद तथा लोकतंत्र के अंदर क्या है, उदारवाद की जो विचारधारा मूलतः क्या है, ये एक व्यक्तिवादी विचारधारा, व्यक्ति को ये सेंटर के अंदर रखा जाता है, इम्पेसाइज इसकी किया जाता है, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या केंद्रीय महत्व दिया जाता है। शास्त्रीय उदारवाद के अंदर क्या है, विचारकों ने लोकतंत्र का जो प्रयोग है स्वतंत्रता को संरक्षित करने व उसकी वृद्धि करने के लिए किया है। ठीक है, इसके साथ शास्त्रीय उदारवादियों ने लोकतंत्र को साधन तथा व्यक्तियों को क्या एक साध्य माना है। शास्त्रीय उदारवाद तथा समानता की हम बात करें तो शास्त्रीय उदारवादियों ने क्या नैतिक समानता पर क्या है बल बल दिया है। इनके अनुसार क्या कि सभी व्यक्ति क्या नैतिक रूप से क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। शास्त्रीय उदारवाद की यदि आलोचना की बात करें, इसकी क्रिटिसाइज उसका किया जाए तो इसमें व्यक्ति व समाज के जो संबंधों का क्या त्रुटिपूर्ण वर्णन किया गया। समाज और जिस हिसाब से राज्य के जो संबंध है उसका क्या जो संबंध है वो क्या है गलत तरीके से उसको इंटरफेयर किया गया, माना गया है। ऐसा जो उदारवादियों के क्या जो आलोचक रहे उनका मानना है कि व्यक्ति को इसमें क्या है एक अणु की भांति इसके अंदर एक देखा जाता जो कि समाज से पृथक है। इसलिए जो मैकफर्सन ने लॉ को क्या है लॉ के विचारों को क्या है तत्व मूलक क्या है व्यक्तिवाद का स्वतत्व मूलक व्यक्तिवाद मैकफर्सन ने लॉ के विचारों को कहा है। शास्त्रीय उदारवाद की आलोचना के अंदर जो नेक्स्ट जो इसका पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके जो शास्त्रीय उदारवाद मूलतः क्या है पूंजीपतियों और मध्यम वर्ग का एक दर्शन है। जो शास्त्रीय जो उदारवाद है ये पूंजीपतियों का दर्शन है और इसको मध्यम वर्ग का दर्शन माना। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है जो इसके शास्त्रीय उदारवाद के अंदर जो व्यक्तियों को क्या है जो इसको क्रिटिसाइज करने का काम किया जाता है, व्यक्तियों को क्या खुला छोड़ देने से क्या है जो समूचे समाज की क्या है भलाई हो जाएंगी। ये जो मान्यता है ये आंशिक और त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि समाज के अंदर क्या है समाज में सभी की स्थिति एक समान नहीं होती। समाज के अंदर सभी तरह के जो व्यक्ति है वे होते बलशाली भी होते, कमजोर भी होते, तेज बुद्धि वाले भी होते हैं, अल्प बुद्धि वाले भी होते हैं। समाज के अंदर तमाम तरह के जो व्यक्ति हुए क्या होते हैं शामिल होते हैं। इसलिए क्या है शामिल होते हैं। यदि सकारात्मक उदारवाद की बात करें जिसको कल्याणकारी राज्य भी हम कहते हैं, जो आज के समय के अंदर क्या है लगभग पूरी दुनिया के अंदर क्या है जो सकारात्मक उदारवाद है या वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य की बात है वो हमें देखने को मिलती है। या खास करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे टच करें या उसका एग्जाम्पल देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक भाग है भाग 4। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर क्या है जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक क्या है एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की। हिंदी के अंदर बोलते हैं हम उसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर क्या है जो इंडिया को क्या एक कल्याणकारी राज्य की बात की गई, एक वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। इसके अंदर क्या है ये अपने आप में संशोधनात्मक उदारवाद है, उदारवादी है, परंतु उदारवाद के माध्यम से क्या है इसके अंदर संशोधन किया गया जिसके तहत ये बात की जाती है कि राज्य ने क्या है कल्याणकारी नीतियाँ अपनानी। कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि राज्य ने शिक्षा भी देनी है, एजुकेशन भी देनी है, उसने हेल्थ भी देना है, उसने अपने राज्य के अंदर क्या है जो गरीब व्यक्तियों को क्या एफर्मेटिव एक्शंस भी करना है, महिलाओं को भी आगे लाना है, बुजुर्गों को भी उसने ध्यान रखना है, या तमाम तरह के व्यक्तियों के रोजगार की बात हो या बाकी तरह की यदि व्यक्ति उसकी देश की जो जनता वो विपदा के अंदर है तो उनकी मदद करने का काम करना है। इसके साथ साथ इन्होंने नैनी स्टेट या सामाजिक उदारवाद इसको कह देते हैं या आधुनिक उदारवाद के नाम की एक संकल्पना के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसने जो शास्त्रीय उदारवाद था जो एक मध्यम वर्ग का दर्शन था और पूंजीपतियों का दर्शन था, इस उदारवाद को क्या है इसको सर्व लोकप्रिय बनाने का काम किया या सभी तक पहुंचाने का काम किया था। सेवाइन के अनुसार क्या जो शास्त्रीय उदारवाद क्या है विचारधारा का एक संशोधन J.S. मिल, स्पेंसर और T.H. ग्रीन के शब्दों के अंदर हमें देखने को लेखन के अंदर देखने को मिलता है। जो नव उदारवादी जो स्कॉलर्स रहे हैं जिसके अंदर क्या है J.S. मिल है, स्पेंसर और T.H. ग्रीन है। स्पेंसर शास्त्रीय उदारवादी विचारधारा का संशोधन करते हुए इसको क्या है धूर व्यक्तिवादी हो गए हैं। इन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अपंग व्यक्तियों को मरने में ही समाज की क्या है भलाई है, ये कह रहा है स्पेंसर, जो अपने आप में एक बहुत आज के समय में अंदर का ऐसा राज्य जो वेलफेयर स्टेट है, ऐसी बातें कोई कह दे कि अपंग व्यक्ति उनके मरने से ही समाज की भलाई, तो अपने आप में
एक सोचने का विषय है, ठीक है, कि हमारा समाज किस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। और मिल और ग्रीन ने क्या शास्त्रीय उदारवाद को क्या है, कल्याणकारी राज्य के रूप में इसको परिवर्तित करने का काम किया है। यदि जेएस मिल द्वारा किया गया जो उदारवाद के अंदर संशोधन की हम बात करें तो जेएस मिल पहले ऐसे उदारवादी विचारक हुए हैं जिन्होंने व्यक्ति और समाज राज्य के मध्य समाज नामक तीसरे महत्वपूर्ण तत्व की खोज की, ठीक है, कि जो समाज जो राज्य और व्यक्ति के बीच उन्होंने तीसरे तत्व की खोज की जिसको उन्होंने समाज का नाम दिया। जेएस मिल ने ही पहले क्या है, कल्याणकारी राज्य का क्या है आधार रखा था। उन्होंने राज्य के आर्थिक गतिविधियों में क्या हस्तक्षेप को आवश्यक माना, क्योंकि जब वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जिस हिसाब से जो पूंजीपतियों का जो इनकम थी वो तो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी, परंतु जो लेबर वर्ग क्लास था या श्रमिक वर्ग था उसकी जो स्थिति वो लगातार दयनीय हो जा रही थी। इसलिए जेएस मिल ने ये कहा कि यदि हमने श्रमिक वर्ग के हितों को उसकी रक्षा करनी है तो हमें क्या है, राज्य के द्वारा क्या है, इकोनॉमिक फील्ड के ऊपर क्या है उसका भी कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। और जेएस मिल ने अपनी जो इनकी महत्वपूर्ण रचना थी जो 1848 के अंदर पब्लिश होती जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर उन्होंने ये लिखा कि राज्य का जो आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप क्या है आवश्यक है, क्योंकि राज्य ये तय करे कि एक जो मेहनत मजदूरी करता है उसके क्या काम करने का समय क्या होना चाहिए, उसके काम के घंटे क्या होने चाहिए, मजदूरों के या लेबर कोड होने चाहिए, उसके भी श्रम कानून होने चाहिए ताकि मजदूरों के हितों की भी अनदेखी ना हो। जेएस मिल ने स्वतंत्रता को क्या है सामाजिक वस्तु कहा था, कि जो स्वतंत्रता क्या है एक सामाजिक वस्तु है। इसके साथ साथ जो जेएस मिल ने कहा कि राज्य के द्वारा लोगों को क्या है स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन की क्या मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अतः जो राज्य का कार्य है केवल चौकीदारी करना, विधि व्यवस्था को बनाए रखना ही नहीं है, जो राज्य का जो काम है कहीं अधिक विस्तृत है। यदि टी.एच. ग्रीन की हम बात कर लेते, टी.एच. ग्रीन ने जिस हिसाब से उदारवाद के अंदर संशोधन किया था, टी.एच. ग्रीन बात हो या एल.टी. हॉब्स हाउस सकारात्मक उदारवाद के क्या है प्रबल समर्थक रहे। और उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण बुक लिखी जिसका नाम था लिबरलिज्म जो 1911 के अंदर पब्लिश होती है। सेवाइन के अनुसार जो टी.एच. ग्रीन ने ही उदारवाद का सबसे सफल संशोधन किया था। टी.एच. ग्रीन ने जो परंपरागत उदारवाद में विद्यमान राज्य और व्यक्ति के मध्य क्या है जो विरोधाभास थे, जो कॉन्ट्राडिक्शन था, उसको दूर करने का काम हमें टी.एच. के लेखन के अंदर या विचारों के अंदर हमें देखने को मिलता है। टी.एच. ग्रीन ने स्पष्टता ये कहा कि जो व्यक्ति है मूलतः एक सामाजिक प्राणी, वो क्या सोशल बीइंग है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है जो टी.एच. ग्रीन ने क्या है उदारवाद में सामान्य हित या सामान्य भलाई की संकल्पना को क्या उसने महत्वपूर्ण बना दिया। व्यक्ति व समाज के जो संबंधों को क्या है पुनः निर्धारित करते हुए क्या है व्यक्ति को मूलतः उसने सामाजिक प्राणी माना। अतः परंपरागत अणुवादी समाज की संकल्पना को क्या इन्होंने अस्वीकृत करने का काम क्या टी.एच. ग्रीन के द्वारा किया। टी.एच. ग्रीन ने जो एक उदारवाद का जो दर्शन था जो एक पूंजीपति वर्गों का था और मध्यम वर्ग का था, उस दर्शन को क्या उसने समाज के सभी तबकों का क्या दर्शन बनाने का काम किया है, टी.एच. ग्रीन के द्वारा किया गया। इसमें जो सकारात्मक उदारवाद को क्या उन्होंने सकारात्मक उदारवाद को क्या हम सामाजिक उदारवाद के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने राज्य को एक आवश्यक बुराई नहीं माना बल्कि राज्य को एक आवश्यक अच्छाई माना। इनके अनुसार क्या है जो राज्य व्यक्ति के नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को क्या दूर करने का काम करता है, ऐसा सकारात्मक उदारवादियों का मानना रहा है। इसलिए वेबर ने यह कहा कि ग्रीन ने आदर्शवाद को साध्य व उदारवाद को क्या सामाजिक बनाया है। ग्रीन के जो अलावा है कल्याणकारी राज्य के जो अन्य सिद्धांतकारों में हॉब्स हाउस व लास्की भी क्या है प्रमुख है। लास्की द्वारा उदारवाद के अंदर जो संशोधन किया गया है, लास्की ने उदारवाद के राजनीतिक स्वरूप तथा समाजवाद के आर्थिक स्वरूप को मिलाने का क्या है उसने प्रयास किया है तथा कल्याणकारी उदारवाद के पक्ष में तर्क दिया है। लास्की ने व्यक्ति के आर्थिक अधिकारों पे क्या है उसको बल दिया कि व्यक्ति को जो आर्थिक राइट से इकोनॉमिक जो उसके राइट से वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलने चाहिए। इस बात का भी क्या है टी.एच. ग्रीन के द्वारा क्या है लास्की के द्वारा उसका भी सपोर्ट किया गया। यदि हम सकारात्मक उदारवाद का
आर्थिक आधार की हम बात करें तो सकारात्मक उदारवाद के अंदर जो आर्थिक आधार रहा है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो दार्शनिक हुए जिनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल ने किया है द फ्यूचर ऑफ द वर्किंग क्लास 1874 के अंदर एक महत्वपूर्ण बुक लिखी थी। और इसके अंदर क्या उन्होंने सकारात्मक उदारवाद के आर्थिक आधार का जो निर्माण है वो जॉन मेनार्ड किन्स और गैलब्रेथ ने किया था। और जो किन्स है अपने आप में अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री और 1929 के अंदर जब पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो किन्सी हुए इकोनॉमिस्ट थे जिसने क्या है अमेरिका को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने का काम किया। और किन्स का भी ये मानना था कि राज्य ने क्या है सकारात्मक काम करने के राज्य ने हस्तक्षेप की जो नीति है उस नीति को उसने नकारने का काम किया। और राज्य के द्वारा क्या आर्थिक क्षेत्र के ऊपर क्या प्रतिबंध होना चाहिए या राज्य ने काम क्या है आर्थिक क्षेत्र के ऊपर क्या उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए या राज्य ने इस हिसाब से कार्य करने की जिस राज्य के अंदर क्या मजदूरों के जो हित है उनके जो इंटरेस्ट है वो भी प्रोटेक्ट किए जा सके। इन्होंने राज्य और बाजार के मध्य क्या संबंधों को क्या है परिवर्तित किया और इन्होंने राज्य के द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप को क्या है क्या महत्वपूर्ण माना कि राज्य ने क्या अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है हस्तक्षेप करना जो कि अपने आप में जरूरी है। जॉन मेनार्ड जो कीन्स थे उनकी जो महत्वपूर्ण जो रचना थी जो कि 1936 के अंदर पब्लिश होती है जिस बुक का नाम था दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें कीन्स ने यह कहा कि राज्य की जो सक्रिय हस्तक्षेप के द्वारा अर्थव्यवस्था को मंदी का शिकार होने से बचाया जा सकता है। ऐसा जॉन मेनार्ड किन्स का रहा। और किन्स एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए जो मैंने पहले कहा था 1929 के अंदर जो वर्ल्ड डिप्रेशन आया था इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था इससे क्या पूरे वर्ल्ड को बाहर निकालने का जो मुख्य रूप से जो काम है वो किन्स के द्वारा ही किया गया था। हालांकि हम ये जानते कि इससे पहले 1917 के अंदर जो सोवियत संघ के अंदर एक साम्यवादी क्रांति हुई थी जो कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित थी। यूरोप की जो दुनिया थी वेस्टर्न जो दुनिया थी जो पूंजीवाद पे आधारित थी उदारवाद पे आधारित थी आर्थिक उदारवाद पे आधारित थी उसके मन के अंदर ये भी शंका जरूर थी कि यदि हमने अपने राज्य के अंदर वेलफेयर की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो सोवियत संघ की तरह जो सरबराह वर्ग है या प्रोलेटेरिएट क्लास है वो क्या मजदूर क्या है पूंजीपतियों को क्या है उनकी सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। इसलिए क्या हमने मजदूरों के हितों को भी सिक्योर करना है जो मेहनतकश अवाम के हितों को क्या है हमें यदि उसको सुरक्षित करना है तो राज्य को क्या है आर्थिक क्षेत्र के अंदर क्या हस्तक्षेप करना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से खुला छोड़ देंगे तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या हो रहा था कि जो अमीर व्यक्ति वो ज़्यादा अमीर हो रहा था और जो गरीब व्यक्ति वो अधिक गरीब हो रहा था। क्योंकि गरीब व्यक्तियों के आर्थिक हितों को क्या है लगातार नुकसान हो रहा था। गरीब व्यक्ति लगातार मेहनत करने के बाद 10-15 घंटे मेहनत करने के बाद भी उसे 2 टाइम की जो रोटी है वो बड़े मुश्किल से नसीब होती थी। यदि उनके हितों को हमने बचाना था उनके इंटरेस्ट को हमने बचाना था तो ये जरूरी था कि राज्य के द्वारा क्या है श्रम कानून बनाए जाए उन श्रम कानूनों को क्या सख्ती से लागू किया जाए। और इसके साथ साथ क्या है यदि जनता ने अपनी जनता को किस राज्य ने क्या है उसको शिक्षित करना तो राज्य को क्या है शिक्षा भी देनी होगी। राज्य ने अपने नागरिकों को स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा उसके रोजगार का भी ध्यान रखना होगा। और समाज के अंदर ऐसे व्यक्ति जो सक्षम नहीं उनके लिए एफर्मेटिव एक्शन भी करने होंगे। महिलाओं को भी क्या पुरुषों के बराबर समानता में लाने के लिए क्या है उनके लिए भी एफर्मेटिव एक्शन करने होंगे। इस तरह से जो क्या है शास्त्रीय उदारवाद से क्या जो नया चरण हमें उदारवाद के अंदर हमें देखने को मिलता है उसको बोलते हैं हम सकारात्मक उदारवाद जिसके टी.एच. ग्रीन वगैरह बहुत बड़े सपोर्टर रहे। ठीक है, आज की इस चर्चा को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल अगली चर्चा के अंदर क्या है उदारवाद के बारे में हम फिर से कल चर्चा करेंगे। और ऐसी उम्मीद करते हैं कि कल की चर्चा के अंदर उदारवाद के बारे में जो एक महत्वपूर्ण जो बात हो पाएंगी उसको हम समाप्त करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।